नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। देखिए 4 अगस्त को जो मुख्य परीक्षा आरएसआईटी की हो चुकी है, उसमें जो मुख्य तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो जो जयपुर जो संभाग था जयपुर, इसके अलावा एक हम कह सकते हैं भरतपुर की बात करेंगे, और एक जैसे बात करेंगे हम जैसे बीकानेर, और एक जैसे कि हो जाएगा आपका एक आपका हो जाएगा भाई अजमेर। ये जो 4 जो संभाग थे और भी उसमें अभी तो जो मैं पुराने संभाग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये जो संभाग थे उनका एग्जाम 4 अगस्त को हो चुका है। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एग्जाम पीछे शेष बचा है उसमें कोटा संभाग कह सकते हैं, उदयपुर और जोधपुर संभाग। तो फ्रेंड्स इन तीनों संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी का एग्जाम 18 अगस्त को जो आयोजित होने वाला है। तो आप सभी के लिए यहाँ पे संध्या कंप्यूटर की ओर से एक बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट के साथ में आपको महत्वपूर्ण मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। कह सकते हैं देखो आज 6 अगस्त यानी आपके समक्ष मात्र आप कह सकते हैं कि ओनली फॉर आप कह सकते हैं 12 दिन का समय शेष है, यानी आपको जो तैयारी करनी है वो आप इन 12 दिन के अंदर अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर अगर खराब होने की स्थिति में या क्रैश होने की स्थिति में अगर डेटा को आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं यानी वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो कंट्रोल पैनल का यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोर्टाना। तो भाई कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करना चाहिए, यानी इस पहले क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। भाई आपको याद रखना है कुछ भी यहाँ पे अलग अलग टाइप से वे क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आपको याद रखना है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है ना उसे आप क्या बोलेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है। भाई आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अगर ऑडियो और वीडियो विकल्प की बात हो जाती है तो ऑडियो और वीडियो विकल्प आप सभी लोग अवश्य याद रखना कि इंसर्ट टैब के अंदर होता है। भाई इंसर्ट टैब के अंदर ये दोनों आपको कमांड मिल जाएंगे। कौन कौन सा, ऑडियो और वीडियो का जो कमांड होता है ना ये किस में मिलता है, आपको इंसर्ट के अंदर मिलता है। जबकि आपको याद रखना अगर आपके एग्जाम में साउंड का पूछे ना, किसका पूछे, साउंड का, तो साउंड किस में मिलता है आपको याद रखना है ट्रांजिशन टैब के अंदर उपस्थित होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सकता है आप जब पहली बार किसी मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगेंगे कि ये क्वेश्चंस अलग है, बट आप इस सेशन के साथ में एंड टाइम तक जुड़ना और आने वाले जितने भी आपके जो यहाँ पे एग्जाम टाइम तक जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन सभी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके बहुत ज्यादा परसेंटेज बनेंगे। आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है। भाई आपको याद रखना है पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो के अलग अलग तरीके होते हैं। आप देख सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप सभी को याद रखना है कि अगर आपको एक स्लाइड का पूछा जाए कि मास्टर स्लाइड का भी क्वेश्चन बनता है, किसका, मास्टर स्लाइड का क्वेश्चन बनता है। तो मास्टर स्लाइड क्या होती है, ये एक ऐसी स्लाइड होती है जो सभी स्लाइड का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अगर आप मास्टर स्लाइड के अंदर आप जो चेंजेस करेंगे वो सभी जो स्लाइड के ऊपर लागू हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है भाई किसके बारे में है कि आपको याद रखना है कि जो आप चयन करना चाहते हैं, जो आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया, जैसे 50 स्लाइड है लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई किसी व्यक्ति को मतलब मुझे 4-5 स्लाइड ही दिखानी है और वो कौन सी स्लाइड दिखानी है ये मैं अगर मेरे हिसाब से अगर मैं दिखाना चाहता हूं, चयनित करके दिखाना चाहता हूं तो ये कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। भाई किसका उपयोग करेंगे, कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फ्रॉम करंट होता है ना,
फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट की भाई क्या होती है, तो आपको याद रखना शिफ्ट के साथ में F5 होती है। क्या होती है? शिफ्ट प्लस क्या होती है? F5। और फ्रॉम बिगिनिंग की क्या होती है भाई? फ्रॉम बिगिनिंग की आपको याद रखना F5 होती है। जबकि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड को इंटरनेट के ऊपर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है कस्टम स्लाइड शो, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है? भाई आप सभी लोगों को याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में रेडी टू यूज का क्वेश्चंस बन जाता है तो रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है कि उसमें पहले से ही डेटा तैयार रहता है। तो क्ली पार्ट होता है ना भाई, क्ली पार्ट के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी आप वहां पे पहले से मौजूद तस्वीर को पाते हैं। अगर आपने कुछ नाम लिखा है किसी तस्वीर का तो वो तस्वीर ऑटोमेटिकली आपके सामने सर्च होकर आ जाती है, यानी कंटेंट पहले से रेडी है, आपको केवल सर्च करके उसको इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब क्ली पार्ट होता है ना, इस क्ली पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं? रेडी टू यूज के नाम से जान सकते हैं। ये जो कवर पेज होता है ना भाई, ये कवर पेज आप इसको क्या बोलेंगे? रेडी टू डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। कवर पेज को आप क्या कह सकते हैं? रेडी टू डॉक्यूमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बोल देना रेडी टू डॉक्यूमेंट, पूछे ना एग्जाम में तो आप बोल देना कवर पेज को कहा जाता है। ये तीनों विकल्प है ना, स्मार्ट आर्ट की बात करें, क्लिप आर्ट की बात करें या कवर पेज की बात करें, तीनों के तीनों आपके इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। चलिए आपको क्वेश्चंस समझ में आया होगा, हम नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 6, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। भाई आपको याद रखना पेन अथवा पेंसिल से, पेन अथवा पेंसिल से जो भी आप यहाँ पे स्कैनिंग, जो आप निशान को स्कैन करके पढ़ने की बात कर लेंगे तो वो जो मशीन होता है ना, उस मशीन का नाम OMR है। भाई OMR का पूरा नाम एग्जाम में पूछे तो आप बोल देना ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा किसका पूरा नाम? OMR का पूरा नाम होता है। ये OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये आप कह सकते हैं कि जो हस्तलिखित जो टेक्स्ट होते हैं, जो अपने हाथों से या किसी पुरानी बुक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। कौन भाई? OCR कर लेगा। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। ये किसी खड़ी श्रृंखला, एक व्हाइट और एक ब्लैक जो लाइन होती है किसी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए वो उस कोड का उपयोग किया जाता है, बार कोड कहा जाता है। उस बार कोड को पढ़ने के लिए आप BCR मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये मीडिया, इसका पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ये किसी जो साउंड, जो ध्वनि होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। आप कह सकते हैं ये सभी आपके सामने जो डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं OMR, OCR, BCR और MIDI, ये सारे के सारे आप बोल देना भाई इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अवश्य याद रखना। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा OMR। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 7, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाता है। भाई ये एक्सेल का क्वेश्चन है और एक्सेल के अंदर जो शीट से संबंधित जो है ना आपकी टेबल होती है, उस टेबल से बात हो रही है, एक्सेल की शीट से बात हो रही है। आप सभी लोगों को याद रखना, अगर सेल के अंदर किसी टेक्स्ट के शुरुआत और अंत, भाई शुरुआत और अंत के बीच में जो जो खाली स्थान होगा उसको हटाने का काम कौन करता है? भाई कौन सा फंक्शन यानी आपको यूज करना पड़ता है? उसका नाम है ट्रिम। भाई क्या हो जाएगा? ट्रिम। यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका के एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? भाई आपके सामने मान को चलो ये एक सेल है, ठीक है, ये आपके सामने एक सेल है। इस एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल हम बनाना चाहते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल बनाना चाहते हैं। तो भाई ये काम हम कहां से करेंगे? ये काम करेंगे स्प्लिट सेल्स। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट सेल, ऑप्शन नंबर B। यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग लिया जाता है? भाई जब भी बात होती है ना आपके आउटलुक अकाउंट की, किसकी बात हो जाएगी? आउटलुक अकाउंट की बात होती है ना, तो आउटलुक अकाउंट को आप बोल देना भाई 3 अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक तो होता है इसमें POP थर्ड। क्या होता है POP थर्ड? जो निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है। एक होता है आपका IMAP। क्या होता है IMAP? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है, इंटरनेट से जो मैसेज जो डाउनलोड किए जाते हैं उसको एक्सेस करने का काम क्या करता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है भाई, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है।
तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है ना भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग व्यापार चैटिंग में काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। चलिए आगे वाला क्वेश्चंस अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? भाई प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी यानी आप देख सकते हो प्रोजेक्टर होता है ना, एक प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, चलो। प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के अलग अलग आप टाइप्स देख पाएंगे, ठीक है। एक तो होता है भाई कौन सा, एक तो होता है प्रोजेक्टर ऑनली। क्या होता है भाई, एक तो होता है आपके सामने कौन सा, प्रोजेक्टर ऑनली, ठीक है। एक तो होता है आपके सामने प्रोजेक्टर ऑनली, ठीक है। एक तो होता है प्रोजेक्टर ऑनली, ठीक है। एक तो आपके सामने हो जाएगा प्रोजेक्टर ऑनली हो जाएगा। दूसरा भाई आपके सामने हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कंप्यूटर ऑनली। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके सामने, कंप्यूटर ऑनली, है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया देके हिंट समझा दूंगा। एक होता आपका कौन सा, कंप्यूटर ऑनली, ठीक है। एक होता आपका कंप्यूटर ऑनली, ये चलो। एक होता आपके सामने, आपको याद रखना है, एक कौन सा हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा एक्सटेंड। कौन सा हो जाएगा, एक्सटेंड। जो एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार से दिखाना। क्या दिखाना भाई, विस्तार से दिखाना, एक्सटेंड का हो जाएगा। और एक होता है आपको याद रखना है, एक होता है आपको याद रखना है डुप्लीकेट। एक कौन सा हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट। मैं शॉर्ट में लिख दिया डुप्लीकेट। तो ये आपको याद रखना है, चार प्रकार के अलग अलग कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं, चार अलग अलग प्रकार के कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए आप अभी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए कंप्यूटर ऑनली तो होता है, इसने नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। आप यार डुप्लीकेट भी होता है, ये रहा डुप्लीकेट। एक्सटेंड यानी एक्सटेंड, ये रहा देखो आपका एक्सटेंड। यानी आपको याद रखना कौन सा नहीं है, प्रोजेक्टर ऑनली की जगह पे इसने कौन सा ऑप्शन दे दिया, इन्वर्टेड दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टेड। क्योंकि इन्वर्टेड कोई प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हैं। मैंने अच्छे से इसका पूरी तरह से यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड। ये इस प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। भाई बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे जासूसी करना और नजर रखना, यानी बात हो रही है यहाँ पे साइबर खतरे की बात हो रही है ना। एक ऐसा कौन सा साइबर खतरा है जो आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा जो की गई जो गतिविधि है ना उसके ऊपर नजर रखने का काम करता है और जासूसी करता है। तो एक ऐसा मेलवेयर का प्रकार है जो आप किस नाम से जानेंगे, आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। इस स्पाईवेयर के अंदर आपको याद रखना है कि जासूसी करना और आपकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखना। ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स ये भी एक मेलवेयर का प्रकार है। और फिशिंग होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिशिंग को तो आप बोलेंगे अनावश्यक लिंक के रूप में कार्य करता है ना। अनावश्यक लिंक के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक या मोबाइल तक पहुंचने का कार्य करता है और आपकी निजी जानकारी को चुराने का काम करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप सभी को मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात करते हैं। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना, सीडी अथवा डीवीडी होती है, उसमें किसी डेटा को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, सीडी अथवा डीवीडी पे किसी डेटा को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप सभी को याद रखना कॉपी करने की प्रक्रिया होती है, उसे बर्निंग के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, उसे बर्निंग के नाम से जान सकते हैं। यानी सीडी अथवा डीवीडी के अंदर, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। ठीक है, आप सभी लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की और बात करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही जल्द आपके सामने लाइव क्लास भी हम लेके आएंगे, लेकिन आप तब तक अपनी मजबूती से एक ये कह सकते हैं अगर मॉडल पेपर को आप अगर यहाँ पे अपना कवर कर लेंगे तो आपको आने वाली जो क्लासेज होगी उनमें और भी अच्छा फायदा मिलेगा। और वैसे भी आपका मात्र कह सकते हैं 12 दिन का समय शेष आपके सामने है, यानी 10 दिन के बाद में आपको ये समझो कि आपका पेपर होगा। तो आप अभी इस तैयारी के अंदर लग जाइए, तैयारी को थोड़ा अच्छे से आप कवर कीजिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? भाई ऐसा एक कमांड कह सकते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेल मर्ज। ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, मेल मर्ज। ये मेल मर्ज एक ऐसा कमांड होता है जो मेलिंग के अंदर आया हो। भाई कौन से टैब में होता है तो आप बोल देना ये मेलिंग टैब के अंदर होता है।
ये एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब के अंदर होता है। मेलिंग टैब के अंदर ये उसका नाम मेल मर्ज है। तो आप सभी को याद रखना, मेल मर्ज के द्वारा क्या कार्य होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया ना, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहूँ, तो आप एक साथ भेजने के लिए आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप यही काम आप ईमेल के द्वारा करते हैं, लेकिन आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड का डायरेक्ट विकल्प एक ऐसा होता है जो आपको डायरेक्ट ये सुविधा प्रदान करता है। क्या आप किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को आप एक साथ बहुत सारे लोगों को आप तुरंत प्रभाव से भेज सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? भाई आप सभी को याद रखना, आपने कोई एमएस वर्ड के अंदर कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार किया है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कुछ भी जैसे डेटा लिखा है मान के चलिए, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, उसे आप सेव करना चाहते हैं, उसे आप क्लोज करना चाहते हैं, उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सब की जो कमांड है ना, ये कौन से टैब के अंदर आया हुआ है? तो आप बोल देना ये किस में आया हुआ है? फाइल टैब के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो इजी वे से हम आंसर दे सकते हैं, फाइल टैब यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कई क्रमिक यानी सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? भाई आप एमएस वर्ड के अंदर या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसी काम को अगर आप कई बार अलग अलग जगह पे जाके कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं आप उस एक काम को रिकॉर्ड कर दो। भाई आप उस एक काम को रिकॉर्ड कर दो और निर्धारित कर लो, और बाद में जैसे आप उस की को दबाएंगे तो वो काम आपका पुनः दोहराया जाएगा। तो इसका मतलब ये बात मैक्रो के बारे में हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मैक्रो कमांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैक्रो कमांड भाई किस टैब में होता है? तो आप बोल देना व्यू टैब के अंदर होता है। किस में होता है? व्यू टैब के अंदर ये कमांड उपस्थित होता है, और इस टैब का कार्य होता है इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट दिखाना जो आपको मतलब देखने हैं। तो आप किसी काम को अगर दोहराना चाहते हैं तो आप मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मैं आप सभी को अच्छे से समझा देता हूं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है। तो इसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आप चाहते हैं, भाई फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में डी। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में डी, है ना। कंट्रोल के साथ में डी बटन का उपयोग किया जाता है। यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और आप सभी को याद रखना बाकी जो चीज होती है, जैसे यहाँ पे इसका तो राइट आंसर क्या हुआ? कंट्रोल के साथ में डी हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ है ना, ये भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दोनों का बताता है। इसका मतलब आप कंट्रोल डी के द्वारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एफ के द्वारा भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर फिलहाल के लिए आप किसको मानेंगे? भाई कंट्रोल डी को मानेंगे, क्योंकि न्यू यहाँ पे विंडोज की बात नहीं होगी, यहाँ पे पुराने की बात हो रही है, तो आप कंट्रोल डी यहाँ से करेक्ट कर लेना। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है? आप सभी को याद रखना, जब आप कट या कॉपी करते हो तो वो जो कट या कॉपी करने के बाद में आप उसको पेस्ट करना चाहेंगे, तो पेस्ट का या कट का या कॉपी का जो कमांड है ना, ये तीनों के तीनों जो कमांड है ना, ये किस में उपस्थित है? तो भाई ये क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर ये उपस्थित होते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप का ये इच्छा है। किसका इच्छा है? क्लिप बोर्ड ग्रुप का इच्छा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिप बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिप बोर्ड यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट पर या वेबसाइट से जोड़ते हैं। भाई आप सभी को याद रखना है ना, ऐसा भी कौन सा कमांड है जिसके द्वारा आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं। लिंक करना यानी लिंक करने की बात हो जाती है, तो आप याद रख लेना बात किसके बारे में हो रही है? भाई हाइपर लिंक के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? हाइपर लिंक के बारे में बात हो रही है। इस हाइपर लिंक के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। भाई आपको याद रखना है, इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो कंट्रोल के साथ में क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर लिंक। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है? भाई आप सभी को याद रखना, बाय डिफॉल्ट टैब का मतलब समझते हो ना, कि ऐसे एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं जो बाय डिफॉल्ट रूप से वर्क करते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से पहले से थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। पहला टैब का नाम तो क्या होता है? भाई फाइल टैब। कौन सा? फाइल। उसके बाद में कौन सा होता है? होम होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? इंसर्ट होता है। कौन सा? इंसर्ट होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? पेज लेआउट होता है। कौन सा? पेज लेआउट होता है। पेज लेआउट के बाद में आपका आता है भाई कौन सा? रेफरेंस। कौन सा? रेफरेंस होता है।
ठीक है। रेफरेंस के बाद में आपका कौन सा आता है भाई, मेलिंग का आता है, किसका, मेलिंग का आता है। और उसके बाद में कौन सा आता है भाई, रिव्यू का आता है, किसका, रिव्यू का आता है। और उसके बाद में सबसे लास्ट वाला आता है भाई आपका व्यू टैब, कौन सा, व्यू टैब। तो ये इतने सारे जो टैब होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, यानी हमेशा आपके सामने रहते ही हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा, देखो कौन सा पीछे टैब रह गया, आप अच्छे समझ सकते हो ना भाई, कौन सा रह जाएगा। देखो होम तो होता है, फाइल भी आ गया और इंसर्ट भी आ गया, कौन सा, डिजाइन। डिजाइन टैब तब ओपन होता है जब आप किसी कार्य को कर रहे हो, जैसे आप टेबल बना रहे हो तो टेबल की आप एडिटिंग करने के लिए डिजाइन टैब का बिल्कुल उपयोग करेंगे। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ ना, वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका डिजाइन टैब, कौन सा, डिजाइन टैब। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या। अभी तो मैंने बताई थी आगे, आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान स्लाइड यानी बात किसकी हो रही है, करंट स्लाइड की बात हो रही है, किसकी, करंट स्लाइड को अगर आप शो करना चाहते हैं, करंट स्लाइड से आप स्लाइड को अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे, किसका, शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का उपयोग करेंगे। यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भाई पावर पॉइंट की जो प्रस्तुतिकरण होती है, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है, उसको आप अति शीघ्र यानी बहुत तेज गति से बनाना चाहते हो तो कौन सा फीचर है इसका, तो आप बोल देना ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑटो कंटेंट विजार्ड। यहां से इस क्वेश्चन का वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को अगर आप एडिट करेंगे तो क्या घटित होगा, तो आपको याद रखना भाई, सीधी सी बात है, जो स्रोत फाइल पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है भाई, होती थोड़ी ना सेंज, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां से इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर मिल गया कि अगर आपने कोई पहले से कोई इंसर्ट इमेज की है तो वो एडिट करने पर सेंज थोड़ी ना होगी, नहीं सेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। भाई आपको अगर तस्वीर की इंसर्ट की बात हो रही है, टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है या चार्ट की बात हो रही है, ये तीनों के तीनों जो विकल्प है ना, ये तीनों के तीनों जो विकल्प है ना, ये किस में आए हुए हैं, तो आप बोल देना इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। किस में होते हैं भाई, ये इंसर्ट टैब के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने की शॉर्टकट कुंजी। भाई आपको अभी भी आगे बोला था ना, स्लाइड शो देखना चाहते हैं, स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की वैसे डायरेक्ट पूछे तो आप बोल देना F5 होती है। ये जो F1 लिखा हुआ है ना, ये हेल्प की होती है, किसकी, हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो हेल्प एंड सपोर्ट की शॉर्टकट की वही होती है आपकी F1 होती है। F3 ये क्या कार्य करता है, तो ये सर्च बॉक्स को ओपन करता है। क्या करता है भाई, सर्च बॉक्स को ओपन करता है। और F11 अगर एक्सेल में पूछे ना तो आप बोल देना किसकी होती है, न्यू चार्ट की। किसकी होती है, न्यू चार्ट की शॉर्टकट की होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F5। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। भाई आपकी जो एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है ना, उसमें एक पंक्ति होती है, पंक्ति का मतलब होता है रो। क्या होता है, रो। और कॉलम का मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है, कॉलम होता है। तो एक एक्सेल की जो शीट वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, इसमें जो कॉलम यानी ये जो कॉलम है और ये क्या आपकी रो है, कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। यानी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, सेल हो जाएगा। वैसे आपको याद रखना है कि अगर आपको एक्सेल में पूछे ना रो की संख्या, एक सीट के अंदर रो की संख्या कितनी होती है, तो आप बोल देना कितनी होती है, 10,48,576 होती है। जबकि अगर आपको कॉलम का पूछे ना, कॉलम की बात करें तो कॉलम होते हैं भाई कितने, 16,384। कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप अवश्य याद रख लेना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मूले के शुरू और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती हैं और उसे या इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। देखो जैसे आपके सामने बहुत सारी सेल बनी हुई है, ये देख लो, आपके सामने ऐसे सेल बनी हुई है, आपके सामने इस तरह से सेल कुछ बनी हुई हैं। तो आपने जैसे ये मान के चलो आपकी A1 सेल है, ठीक है, और ये वाली कौन सी आपकी A10 है, या फिर A1 A2 A3 है ना, A4 A5, यानी ये समझो A6 ये कॉलम। तो यहां से लगा के यहां तक A1 से लगा के A6 तक अगर हम सिलेक्ट करते हैं ना,
तो ये जो सेल रेंज निर्दिष्ट होती है ना, वो ये जो डबल डॉट के द्वारा होती है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कॉलन। क्या होता है भाई? इसका नाम कॉलन होता है। तो ये जो आप शुरुआत से अंत के बीच में जो निर्दिष्ट होता है ना, मतलब वो निर्दिष्ट कौन से मतलब जो सिंबल से होता है, तो उसका नाम होता है कॉलन। क्या होता है भाई? कॉलन। यहां से करेक्ट आंसर का म मत करना, कॉलम, कॉमा भी नहीं होगा, फुल स्टॉप भी नहीं होगा और सेमी कॉलन भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा कॉलन। डबल पॉइंट्स को ऐसे कॉलन कहा जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? आप सभी को याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अगर आप जैसे इनमें से कौन से चार्ट का उपयोग आप कर सकते बना सकते हैं, तो आपको याद रखना है लाइन चार्ट, पाई चार्ट। केवल थोड़े बहुत सारे होते हैं। इसमें भी देखो लाइन चार्ट दो ही नहीं होते हैं, इसका मतलब बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, यानी बहुत सारे होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी? अभी भी आपको बोला था, यानी न्यू चार्ट की बनानी है भाई। न्यू चार्ट की शॉर्टकट की बताइए, न्यू चार्ट की क्या होती है? तो आप सभी लोग याद रखना, न्यू चार्ट की होती है F11। क्या होती है भाई? F11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई? सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करेंगे। ठीक है, सेल वैल्यू, सेल की वैल्यू क्या है और सेल का संदर्भ क्या है, इन दोनों का उपयोग होता है ना। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। आगे वाला क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, लेकिन किस वे से देता है? तो देखो, आपको कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने तो नहीं, सेल कमेंट्स के द्वारा नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला यानी जो करेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू के द्वारा, यानी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप मोबाइलों के बीच फाइल को शेयर करना चाहते हैं, आप उस फाइल को भेजना चाहते हैं, तो भाई किसका उपयोग करेंगे? आप सभी को याद रखना है शेयरिट। बिल्कुल पता आपको क्या हो जाएगा? शेयरिट यहां से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो नवीनतम पूछे ना तो आप बोले नौगाट, नवीनतम पूछा है नौगाट 7.0। और प्रथम पूछे ना, आपको पूछे ना फर्स्ट का पूछे तो फर्स्ट कौन सा था भाई? एस्ट्रो। फर्स्ट कौन सा था? एस्ट्रो था। और नवीनतम पूछा नया, सबसे अभी जो लेटेस्ट कौन सा? तो नौगाट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो ब्लूटूथ आप सभी को याद है कि ब्लूटूथ एक पर्सनली कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है कौन सा? ब्लूटूथ। ठीक है, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है भाई? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। अच्छा, आप क्वेश्चन से खाद्य की कमी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार या फिर आप कह सकते हैं ये एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत मतलब कम मूल्य पे आपको, उचित मूल्य पे आपको अनाज वितरण किया जाता है और भी गरीब होते हैं उनको फ्री में भी अनाज वितरण किया जाता है। तो ये एक प्रणाली का नाम है ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सभी को याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आप वीडियो के ऊपर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाना और आने वाले जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन कब? जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो बहुत सारे होते हैं, फेस होता है, पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड होता है, फिंगर्स होता है, लेकिन इनमें से यहाँ पे तीनों दे रखे ना, तो इसका मतलब राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये जो पैटर्न वाला है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें जो 9 बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होते हैं भाई? 9 बिंदु एक विशेष कोडिंग श्रृंखला के साथ में एक पैटर्न स्वाइप उपयोग करते हैं और जिसका नाम क्या है? पैटर्न। तो ये संध्या कंप्यूटर क्लासेस की ओर से आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला है और आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।
देखिए आप सभी को मैं एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से 1 या 2 दिन के अंदर हम लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वीडियोस को आप अवश्य पूरा देखना, ताकि आने वाली लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको और कल एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।